आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग क्लास 12 के न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। और आज इसका आपका पहला क्लास है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी को समझने के लिए पहले हम चलते हैं एक पुरानी घटना पर जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। 1895 ईस्वी में डब्ल्यू रोंजन ने एक्सरे का आविष्कार किया। आपका एक्सरे क्या करता था? लो डेंसिटी वाला मटेरियल को पार कर जाता था। आपके शरीर के मांस को तो पार कर जाता था, लेकिन हड्डी को पार नहीं कर पाता था। इसको देखकर 1896 ईस्वी में एंटोनी हेनरी बैकरल ने कुछ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल पर। आपका ल्यूमिनियस मटेरियल दो तरह का हो गया, एक प्रतिदीप्त और एक स्फुरदीप्ति। फ्लोरोसेंट मटेरियल और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल स्फुरदीप्ति। ल्यूमिनियस का अर्थ होता है दीप्त, प्रकाश को उत्सर्जित करना, और ये दो तरह का हो गए। फ्लोरोसेंट प्रतिदीप्त का अर्थ होता है कि आपका जब वो अल्ट्रावायलेट रे को एब्जॉर्ब करेगा तो आपका ग्लो करेगा, जैसा आपका करेंसी में होता है। ये 500 के नोट पर आप देख सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये आपका प्रतिदीप्त है, फ्लोरोसेंट है। तो जब हम लोग जाली नोटों की जांच करते हैं बैंक में या अन्य जगहों पर, तो ये आपका फ्लोरोसेंट है। इस पर हम लोग यूवी लाइट देते हैं, यूवी रे देते हैं इस पर, तो ये ग्लो करता है। और यहाँ से पकड़ लेते हैं कि आपका ये नोट कैसा है। तो ये आपका फ्लोरोसेंट हो गया, प्रतिदीप्त हो गया। आपका अगला है फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, स्फुरदीप्तीय मटेरियल, जैसे आपका रेडियम वॉच। इनकी क्या खासियत है कि जब इस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डालते हैं तो ये लोअर एनर्जी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करते हैं। और जब हम लोग इस पर डालेंगे यूवी लाइट तो ये क्या करेगा, आपका उसको एब्जॉर्ब करेगा और वो कुछ समय तक आपका वो ग्लो करता रहेगा, आपका वो प्रकाश देता रहेगा, जैसा कि आपने रेडियम वॉच में देखा होगा। तो हेनरी बैकरल ने सोचा कि जब एक्सरे पार कर जाता है तो इन दोनों को भी, फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट को भी पार करना चाहिए, इसमें भी एक्सरे जैसा गुण होना चाहिए। तब इन्होंने क्या किया कि फोटोग्राफिक प्लेट को लेकर उसको काले कागज से ढक दिया और उस पर फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल्स के साल्ट को उस पर रखकर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि आपका फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फोटोग्राफिक प्लेट रिमेन्स अनचेंज होता है। बहुत बार इन्होंने प्रयोग करते गया और एक बार एक्सीडेंटली इन्होंने यूरेनियम का साल्ट रखा, फोटोग्राफिक प्लेट को काले कागज से लपेट दिया और उस पर यूरेनियम का साल्ट रखा। और जब काले कागज को हटाया तो देखा फोटोग्राफिक प्लेट पर ट्रेस बना हुआ था, काला रंग का धब्बा बना हुआ था। वो आश्चर्य हो गया, क्योंकि यूरेनियम आपका न तो फ्लोरोसेंट है और न तो फॉस्फोरेसेंट है, ये कुछ भी नहीं है। वो समझ नहीं पाए कि ये क्या है क्या वो। फिर उन्होंने यूरेनियम को लेकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक के नई प्रकार के किरण का नामकरण किया। अपने नाम पर उसका नाम बैकुरल रे रखा, जो इनविजिबल रे जो था वो बैकुरल रे रखा। उसी समय मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, वो लोग भी पोलोनियम, रेडियम जैसे पदार्थों पर खोज कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने जाकर इसके बारे में समझाया कि कोई अदृश्य किरण निकल रही है। और 1903 ईस्वी में इस खोज के लिए मैडम क्यूरी, पेरी क्यूरी और हेनरी बैकरल तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आपका ये जो घटना है, यही घटना आपका
रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो सक्रियता है। ये इसकी हिस्ट्री हुई 1896 ईस्वी में हेनरी बेकरेल ने इसका खोज किया, बेकरेल ने नाम पड़ा। 1898 में पेरी क्यूरी और मैडम क्यूरी ने अपना रेडियम के बारे में बताया, रेडियम का खोज किया। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एटम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ कर आए हुए हैं। एटम जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, ए मतलब नॉट, नथिंग, और टॉम मतलब कटिंग। जिसको काट नहीं सकते हैं वो एटम कहलाता है। इसके बारे में जॉन डाल्टन ने बताया, लेकिन ये तो गलत हो गया। बाद में मालूम चला देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 3 मौलिक कण हो गए आपके परमाणु के। तो ये नाम तो गलत हो गया एटम, लेकिन ये नाम रह गया। जॉन डाल्टन ने इसका सिद्धांत भी दिया था। तो हमारे लिए एटम क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यह आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थों का निर्माण करवाता है। ये सबसे छोटा, अत्यंत छोटा पार्टिकल है आपका। तो उसमें 3 कण मिले थे आपको, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूं ताकि यहां पर रेडियो एक्टिविटी समझ में आए कि क्या कारण है रेडियो एक्टिविटी। और अभी हम लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आखिर क्या कॉज है रेडियो एक्टिविटी का। तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन आपका पॉजिटिव है, और ये आपका जो न्यूट्रॉन है ये आपका न्यूट्रल है, आपका उदासीन है। परमाणु के 3 मौलिक कण हो गए। और इसके बारे में आप ऐसे भी जान सकते हैं, ये एटम हो गया और ये आपका न्यूक्लियस हो गया। ये क्या हो गया? आपका नाभिक हो गया, न्यूक्लियस हो गया। और न्यूक्लियस में कौन आते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों तरफ सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करते हैं, चक्कर काटते हैं। पहले भी मैंने आपको समझाया है कि आपका एटम हो गया, इसके 3 भाग जो किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन आपका ये दादाजी हो गया, पी से प्रोटॉन पिताजी हो गए, और ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, वो आप लोग हो गए। वो लफो लड़का हो गया, वो हमेशा घूमता रहेगा, हमेशा चक्कर काटता रहेगा नाभिक के चारों। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, आपके थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, बोर आए, जो कि आप लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं, एटॉमिक मॉडल। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्या करते हैं? चक्कर काटते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में आप ये जान गए। और आपको एक चीज और पता होगा, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो Z होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। Z बराबर क्या हो गया? P। और आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका दोनों बराबर होता है, ये हो गया आपका E। यानी जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। Z बराबर P बराबर E। यदि सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 है, तो आपका इसमें प्रोटॉन भी 11 होगा और आपका इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, वो विद्युतता उदासीन होता है आपका एटम। तो ये चीज जान गए। परमाणु संख्या Z बराबर P बराबर E होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे, ये जान गए हम लोग। आपका परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार, ये हो जाएगा। और जितना न्यूक्लियस का होगा भार वो कहलाएगा आपका परमाणु भार। ए बराबर हो जाएगा N प्लस P। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू A माइनस P।
और ये प्रोटॉन है, ये किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या कहते हैं इसे। n बराबर क्या हो गया? a माइनस जेड। यहां से आप न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। परमाणु भार में से परमाणु संख्या घटा देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल जाएगा। अभी 4-5 एग्जाम्पल देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं। और जब आप ये नंबर निकालना जान जाएंगे तो कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी समझ में आएगा। और कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी बेल्ट आपने कार में देखा होगा, सीट बेल्ट। जब सीट बेल्ट लगाते हैं तो स्टेबल रहते हैं, स्थिर रहते हैं। अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो या तो आगे चल जाएंगे या तो पीछे चले जाएंगे। वो आगे जाना और पीछे जाना आपका क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। आप इसको नोट करेंगे। आप इसमें निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा है तत्व का संकेत, यहाँ तत्व लिखते हैं, ऊपर में आपका क्या लिखते हैं? परमाणु भार। भारी चीज ऊपर रखते हैं और नीचे में क्या होता है? आपका परमाणु संख्या। ऐसे होता है तत्व का संकेत। तो यहाँ देखकर क्या मालूम चल रहा है कि नीचे आपका 11 है, अर्थात ये क्या बता रहा है आपका? ये जेड बता रहा है। और ये क्या बता रहा है आपका? ए बता रहा है। तो जेड हो गया 11 तो पी हो जाएगा 11, पी क्या हो जाएगा आपका? 11। और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आपका भार क्या दे दिया? 23। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा? तो न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए ए में से जेड घटाते हैं। आप क्या करेंगे? सीधे ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा देंगे। 23 माइनस 11 कितना हो गया? 12। तो सोडियम के परमाणु में आप क्या हो गए? सोडियम तत्व में क्या हो गया? आपके 12 न्यूट्रॉन हो गए और 11 क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए। आप ऐसे और निकाल सकते हैं। जैसे आप एक निकाल कर देखिए, मैग्नीशियम 12 24। ये आप खुद बनाइए क्या होगा। तो क्या लिख सकते हैं? आपका नीचे क्या हो गया? जेड। जेड का मान हो गया 12। जब जेड 12 तो प्रोटॉन भी हो गया 12। आपका इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया? आपका 12 हो गया। और ऊपर वाला क्या बताता है? ये ए बताता है। ए भार। भारी चीज हमेशा माथा पर रख कर चलते हैं, या कुली अटैची को माथा पर लेकर चलता है। तो भारी चीज ऊपर याद रहेगा। यहाँ से ए होगा ऊपर वाला और जेड होगा नीचे वाला। ए बी सी डी, लास्ट में जेड, ऊपर वाला ए, लास्ट वाला जेड। तो यहाँ से प्रोटॉन मान चल गया। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे? ए का मान हो गया 24। तो न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? न्यूट्रॉन्स निकालने के डायरेक्ट 24 माइनस 12 कितना होगा? 12। इस केस में आप देखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसका हम यूज आगे करेंगे। यहाँ पर क्या हो गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ये आपके दिमाग में रहेगा। आप एक और बनाइए एग्जाम्पल। यूरेनियम, जिसको हमने चर्चा किया, 92 238, इसमें बनाइए। यहाँ आप देख सकते हैं कि परमाणु संख्या हो गया 92 और प्रोटॉन भी हो गया 92, इलेक्ट्रॉन हो गया 92। ऊपर वाला बता रहा है भार, ये आपका ए हो गया 238 और 238 में से 92 घटाएंगे तो क्या हो गया? आपका 146 हो गया। यानी यूरेनियम में क्या हो गया? यूरेनियम में न्यूट्रॉन हो गया 146 और प्रोटॉन क्या हो गया? आपका 92। ये आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब इतना बेसिक समझ गए, इसको आप लिख सकते हैं। ऐसा बहुत सारा बना सकते हैं आप। तो अब हम समझेंगे स्टेबिलिटी बेल्ट को। स्टेबिलिटी बेल्ट जब समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि क्या होता है कॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये जब बहुत सारे तत्वों के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बीच जब हम ग्राफ खींचेंगे तो आपका इस तरह से ग्राफ आता है। ये तो आपका 2-3 कलर करके आता है। यहाँ पर एक समझाने के लिए रे ले लिए हैं
और x बराबर वाई के ग्राफ पढ़ चुके हैं कि आपका स्ट्रेट लाइन होता है, n बराबर p होता है। तो इसके दो कंडीशंस है, एक है लाइटर न्यूक्लियाई के लिए आपका लगभग 1500 न्यूक्लियाई ज्ञात है, 1500 न्यूक्लियस ज्ञात है, जिसमें 260 स्टेबल है, 260 स्टेबल है, बाकी आपका अनस्टेबल है। तो आपका परमाणु संख्या यदि आपका 20 से कम है, जेड जो है आपका 20 से कम है, अर्थात ये आपका लाइटर न्यूक्लियाई होगा, लाइटर न्यूक्लियाई होगा। इसका अर्थ है ये हल्के नाभिक हो गए। इसके स्टेबिलिटी का क्या अर्थ है कि क्या सूत्र है n बराबर p। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपस में बराबर हो गए तो ये आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ये फॉर्मूला किसके लिए है, फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, जो आपका 20 से क्या है नीचे है। n बराबर क्या हो गया आपका p हो गया। जैसे आप ले सकते हैं ये मान लीजिए कि हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम में 20 प्रोटॉन तो उसमें 20 न्यूट्रॉन भी होते हैं। कैल्शियम लीजिए आप, तो कैल्शियम 20 40, अभी बताएं न्यूट्रॉन निकालना, तो 20 प्रोटॉन कितने हो गए, 20 न्यूट्रॉन कितने हो गए, 40 माइनस 20 हो गए, आपका 20 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपका बराबर हो गया, अतः ये क्या हो जाएगा आपका स्टेबल हो जाएगा। ये आपका रेडियो एक्टिव नहीं होगा, नॉन रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि स्टेबल हो गया। और जब स्टेबल हो गया तो उससे किसी प्रकार का इमिशन नहीं होगा। जो अनस्टेबल है, अस्थायी है, उससे इमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। हर चीज़ स्टेबल होना चाहता है, अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। हम खड़े हैं अनस्टेबल हैं, बैठ जाएंगे थोड़ा सा स्टेबल, सो जाएंगे पूरा स्टेबल। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 हो गया। और पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबिलिटी एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टा होते हैं। तो हर तत्व, हर परमाणु क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, अस्थायी होना चाहता है। और जो अस्थायी है वो आपका रेडियो एक्टिव नहीं होगा, तो ये पहचान हो जाएगा। तो यहाँ पर लाइटर न्यूक्लियाई के लिए आपका n/p का मान लगभग क्या हो जाएगा, 1, लगभग 1 हो जाएगा। सोडियम में 11 और 12 आता है, अबाउट 1 है। तो n/p का जो रेशियो है वो अगर 1 के बराबर में है, लगभग बराबर है, तो वो आपका क्या होगा, स्टेबल होगा। ये आपका स्टेबल होगा। तो किसके लिए है, लाइटर न्यूक्लियाई के लिए है। जैसे आपका ऑक्सीजन में देख सकते हैं 8 तो 8 आएगा, कार्बन देख सकते हैं 6 तो 6 आएगा, ऐसे काम करेगा। एक दो और उदाहरण मैं दे देता हूँ। लाइटर न्यूक्लियाई के लिए क्या हो गया, n बराबर p, क्या लिख सकते हैं, n/p जो है लगभग किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये स्टेबल केस हो गया। आप ऐसा देख सकते हैं, 2-3 उदाहरण निकाल सकते हैं खुद से। देखिए एग्जाम्पल, ऑक्सीजन 8 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेगा, 16 माइनस 8, इन क्या हो गया p। ये क्या हो गया आपका, स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया तो आपका नॉन रेडियो एक्टिव हो गया, ऑक्सीजन नॉन रेडियो एक्टिव हो गया। आप ऐसे ही कार्बन में कर सकते हैं, इसको आप खुद बना सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको पॉज कीजिए, लिखिए। आप कार्बन में देखेंगे, कार्बन 6 12, यहाँ पर प्रोटॉन कितना हो गया 6, और न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 12 माइनस 6 कितना आ गया 6, दोनों बराबर हो गया। n बराबर p आपका स्टेबल हो गया। एक चीज़ और, आप कहेंगे कि अभी हमने लिखा था 1500 न्यूक्लियाई हैं, तत्व तो 110 है, तत्व 110 है, तो 1500 न्यूक्लियस कहाँ से आ गया, 1500 नाभिक कहाँ से आ गया। तो बहुत सारे तत्वों के आइसोटोप्स है, समस्थानिक है, समस्थानिक पड़े हुए हैं आइसोटोप्स, जिसके कारण आपका न्यूक्लियस जो है 1500 है। यूरेनियम के 2 होते हैं,
यूरेनियम 235, 238, कार्बन के 612, आपका 614, आपका 613, कार्बन के 614 में आते हैं, कार्बन 614 में आते हैं। यहाँ क्या हो गया, प्रोटॉन कितना हो गया 6, न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा आपका 14 में से 6 घटाइए 8 हो गया। यहाँ आपका Np के बराबर नहीं है और आपका जो रेशियो है वो अधिक है, अतः ये क्या हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। 6 और 8 जो है ये लगभग बराबर नहीं कर सकते, 7 रहता तो कर सकते थे लगभग बराबर, ज़्यादा का डिफरेंस आ गया, बराबर नहीं है तो ये रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। इसी तरह आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, H11, H12, H13, और ये क्या कहलाता है आपका ट्राइटियम कहलाता है। यहाँ प्रोटॉन आपका 1 है, लेकिन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं 3 - 1 2, अतः क्या हो जाएगा अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बराबर नहीं है तो आपका ये हो जाएगा अनस्टेबल, अस्थायी, और अनस्टेबल है तो क्या हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला 20 तक के लिए सही है, आप दिमाग में रखेंगे, Z < 20, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर जाएंगे तो वो 80 तक जाएंगे, और 1-2 एक्सेप्शन छोड़कर 80 के बाद आपके जो सभी होते हैं वो आपके रेडियो एक्टिव होते हैं। आपके जो एक्टिनाइट्स हैं, ऑल एक्टिनाइट्स आर रेडियो एक्टिव। आवर्त सारणी में सबसे नीचे में F ब्लॉक में एक्टिनाइट्स है, सभी एक्टिनाइट्स आपका रेडियो एक्टिव है। तो नेक्स्ट जो लेकर चलेंगे वो चलेंगे आपका 20 से लेकर 80 तक, 20 से लेकर 80 तक चलेंगे। तो 20 से लेकर 80 तक चलेंगे, Z < 20। इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या होना चाहिए अधिक होनी चाहिए, तब वो जाकर आपका स्टेबल होगा। अभी लिख सकते हैं Z 20 से 80 तक, यहाँ निकल गया। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, तो 56 - 26 कितने हो गए 30, प्रोटॉन्स कितने हो गए 26। तो ये अब 20 से 80 तक काम करेगा आपका। इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अधिक होना चाहिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अस्थायी हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। 80 के बाद अब 1-2 एक्सेप्शन मिलेंगे आपको, तो ये सभी रेडियोएक्टिविटी की श्रेणी में आते हैं। आफ्टर 80, 20 से लेकर 80 तक आपका स्टेबल के लिए ये शर्त है आपका कि न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से क्या होना चाहिए आपका अधिक होनी चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। वो 80 से जैसे ऊपर जाते हैं क्या होता है कि अब आप यूरेनियम 92 का बात करते हैं, 92, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा हो गए, 92 प्रोटॉन्स हो गए। अब प्रोटॉन में क्या होता है, रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षित करते हैं, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा आपका अनस्टेबल हो जाएगा। और जब अनस्टेबल हो गए तो स्टेबल होना चाहेगा वो, और स्टेबल होने के लिए अपने में से कुछ किरण को निकालेगा, कुछ एनर्जी को लूज करेगा, और जो अल्फा बीटा गामा के रूप में इमिट करेगा, और तब जाकर आपका वो स्टेबल हो जाएगा। ये रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहलाता है, रेडियोएक्टिव डीके कहलाता है। तो कोज ऑफ रेडियोएक्टिविटी में ये आ गया कि आपका
वो कोई हेवी होगा एटम, हेवी एलिमेंट होगा और वो अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबल आपका कभी भी रेडियो एक्टिव नहीं होगा। तो एक चीज समझ में आ गया कि आपका जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा तो आपका रेडियो एक्टिविटी का एक कारण बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी और अल्फा बीटा रेज की जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।